ये सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट क्या करना है, नेचर ऑफ लाइट। दूसरा क्या करना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तीसरा क्या करना है, एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। अब ये लिख लो। अब अपने अपकमिंग जो टॉपिक है वो क्या क्या है बच्चों, देखिए। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। दूसरा लिखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तीसरा लिखिए एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट। अगला देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगला देखिए न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग। अगला देखिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अगला लिखिए इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। ये अपना आने वाले टॉपिक है, पोलराइजेशन। देखिए आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में ही बताना है सबसे पहले। ये हेडिंग दे लो, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। अब देखो सबसे पहले न्यूटन ने कणी का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले क्या दिया था, न्यूटन ने कणी का सिद्धांत दिया था। न्यूटन कील्स, एक बार देख लो इधर। ठीक है, ये थ्योरी दिया था, कणी का सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने बोला था कि जब कोई सोर्स होता है उससे जब लाइट अपने क्या होता है, अपने आंखों के ऊपर कणों के रूप में पड़ती है। कैसे रूप में पड़ती है, कणों के रूप में पड़ती है और अपने को चीजें दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आ गया। जबकि हाइगेंस ने बताया, ठीक है, तो अब इसके बेसिस के ऊपर अपन है ना, कणिका सिद्धांत के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, आपको ये आगे की चीजें है ना, ये बड़ी रिलेट जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज सवाल नहीं होंगे यहाँ से। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें रिलेट होनी जरूरी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया, एक तो किसको समझाया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब अपवर्तन परावर्तन, इनको समझाया। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों को समझा पाए थे। ठीक है, तो बट अपन क्या नहीं कर पाए, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाए थे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, दूसरा पॉइंट लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ऑन द basis of this theory cannot explain, cannot explain, ठीक है, cannot explain diffraction of light, interference of light and diffraction। अब आपसे ये पूछ भी लेते हैं
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को नहीं समझा पाए, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए कौन सा आया, हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी थी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, देन हाइगेंस वेव थ्योरी, देन हाइगेंस वेव थ्योरी के बेसिस के ऊपर क्या आया, हाइगेन की वेव थ्योरी आई थी। समझ में आया मेरी बात, हाइगेन से वेव थ्योरी। ठीक है, तो उसने बताया कि लाइट की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, वेव नेचर होती है। ठीक है, किसकी होती है, दैट इज नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट क्या बताया, वेव नेचर बताया। कैसा बताया, वेव नेचर। तो वेव नेचर के बारे के ऊपर ये देखो, आप कभी अपन चर्चा भी करते हैं, वेव नेचर के ऊपर चर्चा करते हैं ना। ठीक है, किस कौन कौन सा, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब समझा दिए। ठीक है, और क्वांटम में, यहाँ से अपन क्वांटम में भी चले गए थे, पार्टिकल नेचर में चले गए थे। पार्टिकल नेचर ने क्या समझाया आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, क्वांटम इफेक्ट हो, ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो। ठीक है, देखिए देन हाइगेंस वेव थ्योरी ये आया। बाद में एक तरीके से यहाँ पर ये भी बात बताया था कि जो मैकेनिकल वेव प्रेजेंट होती है, ये भी बताया। ठीक है, दैट इज मैकेनिकल वेव प्रेजेंट, मैकेनिकल वेव प्रेजेंट। मैकेनिकल वेव प्रेजेंट का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर बताया यहाँ पर। लॉन्गिट्यूडनल नेचर बताया। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब होता है रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन की ही बातें चली थी यहाँ पर। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन की बातें चली थी। ठीक है, और क्रेस्ट और रफ की बातें नहीं चली। समझ में आ गया, क्रेस्ट और रफ आते ही तो समझ जाना कि ट्रांसवर्स नेचर आ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये होती। बाद में फिर क्या हुआ कि ये सब चीजें होने के बाद में आपका आया कि दैट टाइम ओनली मैकेनिकल वेव प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में माइकलसन इंटरफेरोमीटर आया, इसने चमत्कार कर दिया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब आपको बताएंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर के कैसे सवाल आते हैं, दो ही सवाल आते हैं और फिक्स है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर एक जो मीडियम माना गया था उसको इथर मीडियम बोला जाता है। मीडियम को क्या बोला गया था, इथर मीडियम बोला गया था, इथर मीडियम। ठीक है, मीडियम को क्या बोला गया था, इथर मीडियम बोला गया था। समझ में आया मेरी बात को, यहाँ पर इथर मीडियम इमेजिन किया गया था। ठीक है, अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या नाम है, आइंस्टाइन ने तो जिद पकड़ ली थी कि सही है, और कुछ लोगों ने क्या किया, गलत गलत कहा। ठीक है, जबकि लास्ट में आइंस्टाइन ही सही निकला, ये आपको पता होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इथर मीडियम एक्सप्लेन्ड बाई, अब ये भी पूछा जाता है इथर मीडियम को कौन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आप कह देना माइकलसन इंटरफेरोमीटर। प्रेजेंस ऑफ इथर मीडियम, इथर मीडियम एक्सप्लेन्ड बाई, एक्सप्लेन बाई, एक्सप्लेन बाई, कौन सा हो जाएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब ये इंटरव्यू में इस तरीके की चीजें पूछेंगे भाई, अच्छा सा इंटरव्यू देना। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया था, बाद में आपको बताइए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, बोला लेंथ शामिल नहीं किया, नेगेटिव आईआर ऐसा कुछ आया। ठीक है, बाद में ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ हो गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट आया। ठीक है, क्या आया आफ्टर दिस, अभी भी ये पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ था कि ट्रांसवर्स नेचर होता है क्या, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ था। ठीक है, आफ्टर दिस पोलराइजेशन ऑफ लाइट आया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आया। ठीक है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसने दिया था, ठीक है,
अरे बोलो। बोले फ्रेनल ने दिया था। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसने दिया था? फ्रेनल ने दिया था। फ्रेनल। ठीक है। और किसने प्रूव किया था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? प्रूव बाई फ्रेनल। बाई फ्रेनल। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? अब ये अपन मुद्दे तक जाएंगे। अपनी कहानी का दी एंड यही है। ऐसे ऐसे जाएंगे अपन। ठीक है। बस इतनी ही नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, कोई ज्यादा है नहीं। ठीक है। नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, उसके अंदर इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है। और एनालिसिस आ जाएगा, यंग डबल स्लिट आ जाएगा, ये उसी के पार्ट हो जाएंगे लगभग सब। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये कर लो। इतना लिख लो। कहाँ तक लिख लिया था? यहीं से ही क्या? यहीं से लिख लो। ये क्या? क्या है? हाँ। हाँ, ये लिख लो। हो गया क्या? हो गया क्या?
हो गया क्या? आया? सुन लिया? अब आता है बच्चों अपना इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सुपर पोजिशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सुपर पोजिशन करेंगे। सुपर पोजिशन, इसका मतलब अपने को लाइट का नेचर ही पता करना है। नेचर ऑफ लाइट के लिए ही काम चल रहे हैं सारे। ठीक है, तो सबसे पहले सुपर पोजिशन। अब अगर दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम के अंदर क्या करती हैं, ठीक है, ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? उसको क्या बोलते हैं? अपन सुपर पोजिशन बोलते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या होगा? अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। वाई इक्वल टू वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस डॉट 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 वाई एन के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो वेव एनी मीडियम में क्या कर रही हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार का हो जाएगा सुपरपोजिशन? ये जो इस तरीके का जो सुपरपोजिशन होता है चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार टाइप का होता है। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है पहला। क्या होता है? इंटरफेरेंस। एक होता है बीट, एक होता है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, और एक होता है लिसाजुकी। ये वाला। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? दो या दो से अधिक में एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। ये क्या होते हैं? इनके अंदर तो क्या रहता है? इसके अंदर क्या होता है? एम्पलीट्यूड लगभग सेम रहता है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, इसकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं रहती। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? इसका क्या रहता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, और ये क्या करते हैं? परपेंडिकुलर आती है। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करनी है आपको। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। लिखिए, वेन टू और मोर वेव प्रोपगेट, when two or more wave propagate in any medium, in any medium, in any medium, in any medium, then displacement
then displacement then displacement in every medium is the sum of is the sum of displacement of every individual wave तो पहला लिखिए, अब लिख लीजिए ये चार इंटरफेरेंस फिट। तो अब देखो ज्यादा इसके अंदर चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं। देखिए यहाँ पर सुन लीजिए बस, देखो एक ही मिनट में कर दूंगा काम। यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुद्दा तो ये चलेगा। देखो ज्यादा इसके अंदर चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 से चलेगा मामला। तो y1 इससे समझ जाओ आप, ये पूछते भी हैं कौन सी वेव है कौन सी वेव नहीं है, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो y1 बराबर मैं क्या कह दिया, a1 और साइन और ओमेगा टी प्लस के एक्स कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? ठीक है, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कह दिया, और y2 बराबर कह दिया a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कह दिया था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, दोनों का जो है ना फ्रिक्वेंसी सेम है। इसका मतलब ये होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। पहली बात तो यही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, फाइव कह देता हूँ, ये फाइव कह दिया। अब एक ही एक टाइप की वेव करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर भी y इक्वल टू y1 प्लस y2 ही रहता है वैसे तो। ठीक है, बट y1 बराबर क्या होता है, a1 साइन और ओमेगा वन टी माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 साइन और ओमेगा टू टी माइनस कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। इस टाइप से होगा। समझ में आ गया मेरी बात को? स्टेशनरी वेव के अंदर क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स की तरह, ये एक तरीके से मान लो इसके अंदर नोड पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स टाइप है ये, बॉक्स टाइप। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या नाम है, नोड पॉइंट बनेंगे यहाँ पर। क्या बनेंगे? नोड पॉइंट बनेंगे, नोड पॉइंट बनेंगे। और नोड पॉइंट के आगे एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब नोड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना जरूरी है। एट ए नोड पॉइंट, एट ए नोड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट या एंड पॉइंट बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। जीरो होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से कितने टाइप की वेव बन जाएंगी, देखो y बराबर x इंटू साइन के एक्स टाइप भी वेव, ये इसकी होती है, स्टेशनरी वेव की होती है। क्योंकि जीरो के ऊपर भी जीरो और पाई के ऊपर भी जीरो। x बराबर ये क्या लिखा, साइन एन पाई एक्स लिख दूं क्या, साइन पाई एक्स, सॉरी क्या लिखूं, एन पाई एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो अब कितना भी हो सकता है, y इक्वल टू ये भी है x इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए, सॉरी एक्स बाई ए माइनस ए टाइप भी यही होती है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू और x माइनस ए वाई वन का टाइप भी इसी टाइप का होता है। ठीक है, ये पहले क्यों आता है, क्योंकि ये ऊपर साइड बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? क्योंकि अदरवाइज तो नीचे बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से ये सारी वेव होती है। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एक्स से कोस पाई एक्स से, इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं हो रही, नोड पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं हो रही है, या एंड पॉइंट पे जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो वेव होती है वो क्या होती है, स्टेशनरी वेव होती है। जैसे एक सवाल
आपका आया हुआ है ना? ठीक है। अब देखिए, रिसाजू फिगर का तो कहना है कि आप तो जानते ही हो, एक दूसरे के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, इसके अंदर ज्यादा चौधर करने की जरूरत ही नहीं है। एन एक्स अपॉन एन वाई और इक्वल टू क्या कर दो, ओमेगा वाई, ओमेगा वाई अपॉन ओमेगा एक्स। ठीक है, या तो ऐसे कह दो, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई बराबर एन वाई अपॉन कितना कर दो, एन एक्स कर दो। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? नंबर ऑफ कट्स ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, तो इस तरीके का देंगे। ये ओमेगा वन क्या है, तो वाई वन बराबर ए वन साइन ओमेगा एक्स, इसको कह रहे हैं ओमेगा वन को ही कह रहे हैं एक तरीके से, ओमेगा वन इंटू एक्स कह देते हैं आप। ठीक है, और ये वाई टू बराबर क्या कह रहे हैं, ए टू साइन ओमेगा टू इंटू वाई टाइप है ये, इसी को ही कह रहे हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? बस यहाँ से सवाल हो जाएंगे अब सारे। ठीक है, कितने भी सवाल हो, बनाना ले दे के लिसाजू फिगर ही है। ठीक है, तो एक क्या करते हैं कि कोई भी जो वेव होती है ना, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है, तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उनको लिसाजू फिगर बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, लिसाजू फिगर बोला जाता है। समझ में आए यहाँ पर? ठीक है, अब तो मैं तो ऐसे कह देता हूँ कि इनको ज्यादा पंचायती करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, कईयों को पता नहीं चलता। ठीक है, तो भाई वाई कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। वाई कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। एक्स कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 4/2 आएगा उसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 4/2 आएगा। समझ में आया मेरी बात? अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि अगर सपोज करो इस टाइप की इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस टाइप की कोई है। ठीक है, तो ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई का रेशियो क्या आएगा? ठीक है, ओमेगा एक्स अपॉन एक्स कितनी बार आ रहा है, वाई 2 बार आ रहा है, एक्स कितनी बार, 1/2 रेशियो आएगा। ठीक है, अगला है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए वन है ये। ठीक है, तो ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार ही एक्स आ रहा है, 2 बार ही क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, जैसे इस तरीके का अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए भी ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई बराबर एक ही आएगा, क्योंकि दो दो बार ही आ रहा है। इस तरीके की बहुत सारी बनती है, तो रिसाजू फिगर का सीधा ही सवाल हो जाता है। समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ तक डाउट है कि कोई डाउट? ठीक है, ये कर लो बच्चों, ये पूरा अच्छे से लिख लो। ठीक है, लिख लोगे क्या? हाँ, अब पहले ये लिख लो ताकि ये पता चल जाए कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए अब की बार। आपको वो तो होता है एक क्या नाम है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। आप सेम भी ले सकते हो, सेम लोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, वो आई बराबर 4a² ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं, वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। वो स्पेशल कंडीशन आपको दे देगा। हाँ, इसके अंदर एक एक लाइन तो लिख लो, इंटरफेरेंस के अंदर लिख लोगे क्या? हाँ, इंटरफेरेंस में एक लाइन लिख लो बच्चों। देखिए, इंटरफेरेंस के अंदर एक लाइन लिख लीजिए, लिख लोगे? देखिए, when two wave with equal frequency with equal frequency propagates in a straight line propagates in a straight line propagates in a straight line and then superimpose and then superimpose then this effect is called interference, then this effect is called interference। आपको इक्वेशन से भी पता चल रहा होगा बच्चों, एक बिट्स के अंदर लिख लीजिए, when two wave is approximately
approximately equal frequency propagates in a straight line, and then superimpose called bits, called bits. कर लिया? देखिए स्टेशनरी वेव में लिखिए बच्चों, ऐसे एक एक लाइन लिख लो, बाद में ये लिखना ही लिखना है। स्टेशनरी वेव में लिखिए बच्चों, when two waves of equal frequency when two waves of equal frequency propagate in opposite direction propagate in opposite direction propagate in opposite direction तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सा ये एक इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हो आप, इस तरीके का एक डायग्राम बना लो। ठीक है, तो इसके आगे एनर्जी का क्या नहीं होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो पार्टिकल इन बॉक्स टाइप है ये। ठीक है, लिसाजू फिगर लिखिए। लिसाजू फिगर में एक लाइन लिख लो बच्चों, when at a same time when at a same time when at a same time two mutually perpendicular simple harmonic motion two mutually perpendicular simple harmonic motions are superimposed at any point at any point at any point then resultant displacement vector 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 move on a curved path move on a curved path which is closed curve which is closed curve. This figure is called Lissajous figure. This figure is called Lissajous figure. एक यहाँ पर बात बच्चों और लिख सकते हो, ये सब बातें अपन ने की, लिखा होगा शायद आप लोगों ने, लिख लेना, इसी के अंदर ही चिपका देंगे आज सारा। देखिए स्टेशनरी वेव दो प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखना। स्टेशनरी वेव कितने प्रकार की हो जाएंगी, दो की हो जाएंगी, एक लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल और एक हो जाएगी बच्चों स्टेशनरी वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, स्टेशनरी वेव हो जाएगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन पाइप आ जाएगा, रेजोनेंस ट्यूब आ जाएगी। ठीक है, ऑर्गन पाइप आ जाएगा और क्या हो जाएगी, रेजोनेंस ट्यूब आ जाएगी। ऑर्गन पाइप
ऑर्गन पाइप हो जाएगा, रेजोनेंस ट्यूब आ जाएगी, रेजोनेंस ट्यूब आ जाएगी, ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब आ जाएगी। ठीक है। और जबकि ट्रांसवर्स के अंदर क्या हो जाएगा? ठीक है, ट्रांसवर्स के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस स्ट्रिंग आ जाएगी, सोनोमीटर आ जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रिंग आ जाएगी, STRECCH, स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर। स्ट्रेस स्ट्रिंग आ जाएगी और सोनोमीटर आ जाएगी। समझ में आ गया मेरी बात को? ये इतना कर लीजिए यहाँ से। अब देखो, स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला वो सवाल आया हुआ है कि एक कोई वो फ्रीक्वेंसी सेम थी, टेंशन सेम था। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रिंग का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2L√T/m, ऐसा कुछ। ठीक है, लेंथ, तो आपसे क्या पूछा था? लेंथ का रेशियो पूछा था। टेंशन सेम होने से क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी सेम हो गई थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई थी ना, दोनों को बराबर करना था। ठीक है, टेंशन भी सेम है, तो बस ऐसे काम करना था। ठीक है, कर लो बच्चों, ये इतना करो आराम से। दो तीन टेबल बनानी है यहाँ पर, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। कि आपको वो प्रोग्रेसिव वेव वाला भी बताएंगे कि वेव प्रोग्रेस कैसे करती है, तब इक्वेशन कौन सी इक्वेशन का फॉलो करती है। जल्दी कीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना। एक लाइन स्टेशनरी में और लिखा दूं क्या? एक स्टेशनरी के अंदर एक लाइन और लिख लेना, सुनो ध्यान से। स्टेशनरी के अंदर एक लाइन और लिख लेना। इन स्टेशनरी वेव पार्टिकल वाइब्रेट इन डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इन स्टेशनरी वेव स्टेशनरी वेव पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव पार्टिकल पार्टिकल वाइब्रेट इन डिफरेंट एम्पलीट्यूड, वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एंड एनर्जी डज नॉट प्रोपेगेट, एंड एनर्जी डज नॉट प्रोपेगेट। ये भी लिख लोगे ना? डज नॉट प्रोपेगेट, एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, कर लिया क्या? अब ये इतना लिख लो एक बार। कहाँ तक लिख लिया? लिख लो। कोई बात समझ में नहीं आई तो बता देना।
हाँ हाँ करूँ, इधर करूँ क्या? बोले क्या? अब देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस तो अपने को करना ही करना है वैसे तो। ठीक है, इंटरफेरेंस तो अपने को करना ही करना है। फिट के अंदर एक दो लाइन और लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। लिखोगे क्या? फिट के अंदर लिखोगे क्या? ठीक है, देखिए यहाँ पर
ताकि ये एक साथ याद हो जाएंगी इक्वेशन। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बातें बता ही नहीं रहा। ठीक है, मैंने बीट्स के अंदर ये मान लिया कि दो जो वेव हैं, एक साइन ओमे एम्पलीट्यूड मैंने सेम मान लिया, फ्रीक्वेंसी मैंने अलग अलग होती हैं। तो y2 बराबर मैंने ये मान लिया ए साइन ओमेगा इंटू टू इंटू टी लिख दिया। अब ये मुझे इसका सुपरपोजिशन करना है, तो y बराबर y1 प्लस y2 लिख दिया मैंने। y बराबर कितना लिख दिया, y1 प्लस y2 लिख दिया। तो यहाँ से वो a प्लस बी और उसका फॉर्मूला लगा दो, तो y बराबर आ जाएगा 2a और कोस कोस टू पाई टी इंटू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई टू। ये याद रख लेना, यहाँ नोड पॉइंट एंटी नोड पॉइंट ये पूछते हैं। ठीक है, तो साइन 2 पाई और ये n1 प्लस n2 टी डिवाइडेड बाई टू, टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन है ना वेव के भी इक्वेशन करते जाएंगे, इंटरफेरेंस के साथ ही वेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की इक्वेशन आ गई, तो y बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 पाई n डैश इंटू टी कह सकते हो। ठीक है, y इक्वल टू कैपिटल ए में चला जाएगा ये पूरा पार्ट ए, और ये n1 प्लस n2 वाला जो टर्म है ना, ठीक है, वो वाला जाएगा, तो ए को जगह लिख दो 2a, y बराबर कैपिटल ए और साइन 2 पाई और एन डेज इंटू टी कह देता हूँ। यहाँ एन डेज का वैल्यू कितना है, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और बाकी ये जो टर्म है एम्पलीट्यूड में चली जाएगी। ये इस टाइप की वेव अगर कभी भी दिखे ना तो बिट्स समझ जाना आप। इस टाइप की कभी वेव दिखे तो क्या दिख जाना, 2a कोस और 2 पाई टी और n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरीके की कोई वेव दिखे तो वो बिट्स समझ जाना कि बिट्स की इक्वेशन है। समझ में आ गया यहाँ पर? अरे बोलो। तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। अरे रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, ये रिजल्टेंट वेव रही, इसकी फ्रीक्वेंसी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट वेव की कितनी हो जाएगी, बोलो तो, इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। एक चीज का ये ध्यान रखना है। ठीक है, अरे बोलो। और बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, n1 माइनस n2 को। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट, बीट फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 को बोला जाता है। ठीक है, n1 माइनस n2 को बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वाइब्रेशन भी बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी वाइब्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, n1 माइनस n2 बोला जाता है। समझ में आया? तीसरा पार्ट, यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है क्या मामला? ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, आयाम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वेरिएशन, एम्पलीट्यूड वेरिएशन का इस तरीके का कोई अगर सवाल, एम्पलीट्यूड वाले में क्या आ रहा है, देखो n1 माइनस n2 आ रहा है। ठीक है, तो n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का पार्ट आएगा। ठीक है, वो बीट है। समझ में आ गया मेरी बात को? बाकी कुछ ज्यादा यहाँ पर सवाल है नहीं। ठीक है, नॉर्मल सवाल है। समझ में आ गया? तो आपको ये तो पता ही होगा कि इसके एग्जाम्पल अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क और क्या नाम है, जो ड्रम्स होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके अंदर बीट फ्रिक्वेंसी यही काम में लेते हैं। ठीक है, तो अप्लीकेशन ऑफ बीट के अंदर दो चीजें और याद कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बीट, एप्लीकेशन ऑफ बीट, मैंने कहा था ना आपको मैं वेव करवाऊंगा। ठीक है, तो वो वेव जी है, के साथ ही हो जाएगा काम, फिर अपन सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ड्रम मास्टर अप्लाइड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, पहली एप्लीकेशन तो इसकी यही हो जाएगी। कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं, एग्जांपल किसका है। ठीक है, तो टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर, टू फाइंड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर। ठीक है, तो ये इसके दो एप्लीकेशन हो गए। बस इतना ही होता है बिट्स, और कुछ ज्यादा चक्कर नहीं होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है वैसे तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज गिवन बाय, ये भी फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो एन प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ ई बाई डी, रूट ऑफ ई बाई डी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। टी है थिकनेस ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स, टी क्या हो जाएगा, थिकनेस, थिकनेस ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स, भुजाएं, थिकनेस ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स, लेंथ ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स। ठीक है, और ई क्या हो जाएगा, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल, ई इलास्टिसिटी है, आप ऐसे कह सकते हो सिंपल। इसके अंदर तीनों चीजें ही आ जाती हैं। कौन सी तीनों चीजें आ जाती हैं, कौन सी तीनों चीजें आ जाती हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों ही आ जाती है, ईटा। ठीक है, उसी को बोला जाता है डी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, डी डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, मटेरियल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो एन प्रोपोर्शनल टू, ये सब चीजें आ गई समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्यूनिंग फॉर्क का अगर सवाल आए तो। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इस तरीके की बातें करें ना, समझ जाना ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और वो मेल्टी मेल्टी वाला बात भी वो स्टेशनरी वेव में आएगा, आपको बताया। ठीक है, तो ये बीट पूरा हो गया है, इतना ही याद करना है, बीट के अंदर कुछ ज्यादा याद करना नहीं। इंटरफेरेंस तो अपन कर ही रहे हैं, इंटरफेरेंस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीट हो ही गया। ठीक है, तो ये कर लीजिए, पहले बीट लगा के कर लीजिए, छोटी छोटी बातें लिख लीजिए, यहाँ से सवाल कर लेंगे अपन। कराएंगे कराएंगे, विषय की टेंशन मत करो। दबाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। हो गया क्या?
हो गया क्या ब्रह्मास्त्र? में क्या? ठीक है, हो गया ये इतना काम। बस इतना ही याद करना है इसके अंदर, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, बाकी सवाल जो आएंगे वो सिंपल सिंपल सवाल आते हैं यहाँ से। ठीक है। अब एक बात और रह गई इसके अंदर, प्रोग्रेसिव वेव वाला और कर देते हैं थोड़ा सा। प्रोग्रेसिव वेव का आया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। हेडिंग दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हो गया, इस टाइप की वेव होती है, देखो वाई बराबर ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप वेव होती है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स जो टाइप होगी, इसका मतलब वेलोसिटी उसका फिक्स हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी किसी भी टाइम टी के ऊपर चेंज नहीं होनी, उसको प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है, ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट विथ फिक्स्ड वेलोसिटी इन ए मीडियम, एनर्जी डज नॉट, सॉरी एनर्जी डज इट प्रोपगेट, एनर्जी प्रोपगेट होती है। ठीक है, तो द प्रोग्रेसिव वेव, आए हुए सवाल है ना ये, कि कौन सी का फॉलो करेगा कौन सी का नहीं करेगा, ये सिंपल सिंपल ही आए हुए हैं। द प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट, प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट, प्रोपगेट विथ फिक्स्ड वेलोसिटी, विथ फिक्स्ड वेलोसिटी, विथ फिक्स्ड वेलोसिटी, विथ फिक्स्ड वेलोसिटी इन ए मीडियम, इन ए मीडियम, एंड एनर्जी टच चेंज। ठीक है, एनर्जी लगातार क्या होती जाएगी, प्रोपगेट होती जाएगी, प्रोपगेट। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस टाइप की जो वेव होती है ना, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लीजिए। ठीक है, तो ओमेगा डी टी माइनस के इंटू डी एक्स बराबर जीरो ले लीजिए। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा बाई के, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। तो वी बराबर ओमेगा बाई के। ठीक है, तो वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। किसी टाइम टी के ऊपर अगर वेलोसिटी बदलेगी तो वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं, ये ध्यान रखना है बताओ। ठीक है, कर लीजिए। अरे इसकी फॉर्म तो कई चेंज करनी आती है ना आपको, कई बार ओमेगा के अंदर, कई बार किसके अंदर, लेमडा के अंदर, वो तो सिंपल सी बात है, ओमेगा बराबर टू पाई न्यू कर दो, ओमेगा बराबर टू पाई न्यू कर दो, के बराबर टू पाई अपॉन लेमडा कर दो। ये कई फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ आ सकता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब जैसे इसकी फॉर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए वाई बराबर, एक मिनट और देख लो, वाई बराबर, वाई इक्वल टू ए साइन
ए साइन ओमेगा और टी माइनस एक्स अपॉन बी आ जाए। एक फॉर्म ये आ गई। दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन लेमडा, और ये भी आ जाएगा वी टी माइनस एक्स। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वी टी माइनस एक्स, इसको मैं बाहर ले लिया। ठीक है, ओमेगा बाई बी को के लिख दिया, के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा लिख दिया। अरे बोलो। ठीक है, एक ये वाली फॉर्म आ जाएगी, एक ये भी आती है, वाई इक्वल टू ए साइन और 2 पाई और स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। ये भी फॉर्म है। ये सब इसी की फॉर्म है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कर लीजिए। क्या हुआ? हिस्ट्री और रोगी। समझ में आ गया क्या? अबे नोट देके वो एक और लिख लो, नोट देके लिख लेना। प्रोग्रेसिव वेव फॉलोज द वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव follows the wave equation, follows the wave equation, progressive wave follows the wave equation। एक तो इस वेव इक्वेशन का फॉलो करती है, डेल्टा 2 बाई अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये सवाल आया हुआ ना, 1/v² डेल्टा 2 y अपॉन डेल्टा t²। इस वेव इक्वेशन का फॉलो करते हैं, जो कि तो था ऑप्शन अवेलेबल था। ठीक है, इक्वल टू जीरो माइनस लगा के इक्वल टू जीरो का रखा था। और एक ये देखिए, डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1/v, सॉरी इक्वल टू -1/v और डेल वाई अपॉन डेल्टा टी। इस इक्वेशन का फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी अगर निकालनी होती है, ये वाला यूज करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ये वाला भी आया हुआ है, वो वाला कि दो वेव का सुपरपोजिशन दे रखा है। ठीक है भाई, की बताइए फ्रीक्वेंसी बताइए, तो वहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए और v बराबर न्यू लेमडा कर दीजिए सर। ठीक है, और यह क्या कर दीजिए, सिंपल डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स या डेल वाई अपॉन डेल्टा टी निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी को जीरो दे रखा था। अरे बोलो। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, आपको ये बात है, प्रोग्रेसिव वेव को ट्रेवलिंग वेव भी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव वेव को क्या बोला जाता है? ट्रेवलिंग वेव भी बोला जाता है, ट्रेवलिंग वेव। आप घबरा जाओगे कहीं?
और एक ये इसका इस टाइप का फंक्शन भी होता है, कई बार फंक्शन से ये भी, जैसे अपन ने लिखा है ना, तो वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बीटी, बीटा टाइप जो होती है ना, वो इक्वेशन भी प्रोग्रेसिव वेव भी होती है, ये इस टाइप की लिख लो, ये भी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि देखिए एक और बात भी है, ठीक है, अगर और पहचानना हो तो टी का कोई भी मान लेना, ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी, ये प्रोग्रेसिव वेव की अदा होती, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन वैल्यू विल बी फाइनाइट, विल बी फाइनाइट। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इक्वेशन किसकी होगी, प्रोग्रेसिव वेव की। टाइम के किसी भी वैल्यू के लिए पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब तो वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, अदरवाइज वो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं। समझ में आ गया, ये लिख। जैसे तुम्हें एक अच्छा सा सवाल करवा देते हैं, इंटरेस्ट तो आ रहा है ना पढ़ने में, तुम तो बोर्ड हो यहाँ पर, मैं तो पता ही होगा, आज करवा देंगे ये बार आप। हाँ, देखिए बच्चों यहाँ पर पहली बात तो ये होगा, जैसे मैं अगर आपको ऐसे बोल दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सवाल लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए, फंक्शन रिप्रेजेंट ए, रिप्रेजेंट ए प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव। अगर आपको कोई ऐसे बोल दे कि प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव, ठीक है, समथिंग ऐसा कुछ, समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो पहला मैंने ऑप्शन बोल दिया बच्चों, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है। दूसरा मैंने बोल दिया, ठीक है, कि एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर एल एन एक्स माइनस वी टी, एल एन एक्स माइनस वी टी, ठीक है। और एक बोल दिया मैंने सी ई की पावर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल दिया आपको। और एक बोल दिया मैंने डी, ठीक है, एक डी बोला मैंने कि वन अपॉन एक्स प्लस बी टी, वन अपॉन एक्स प्लस बी टी, ये वाला मैंने कुछ बोला है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए प्रोग्रेसिव वेव और क्या नाम है ट्रेवलिंग वेव, आपको बताना है। क्या बात, सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या करेंगे, फाइनाइट वैल्यू नहीं देंगे, बाकी सब क्या नहीं देंगे, टाइम के किसी भी वैल्यू के लिए बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देंगे ये लोग, ठीक है। टाइम का वैल्यू कितना भी हो सकता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, फाइनाइट वैल्यू देगा आप, कर लीजिए, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, सी ऑप्शन। एक तो बस इतना ध्यान रखना, एक तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए वी कांस्टेंट होना चाहिए, और एक टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए उसका क्या होना चाहिए, वी, सब में कांस्टेंट है, वी 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 तो कांस्टेंट है सब में ही, ठीक है। और ये एक्स माइनस ये एफ ए प्लस माइनस बी टी की फॉर्म भी ले रहे हैं, सभी फंक्शन ले रहे हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या दे रहे हैं, सब वैल्यू बड़ी बड़ी दे देंगे ये, ठीक है, समझ में आ गया, फाइनाइट वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है, कर लीजिए। अब बताओ कैसा लगा, प्रोग्रेसिव वेव का चक्कर समझ में आया। हेडिंग दीजिए एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट, एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट, उसके बाद में स्टेशनरी वेव और कर लेंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट।
एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। y1 बराबर y1 इक्वल टू a1 इंटू साइन ओमेगा टी। y1 बराबर a1 इंटू साइन ओमेगा टी लिख लीजिए। और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लीजिए। ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लीजिए और सुपरपोजिशन कर दीजिए। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो y इक्वल टू बच्चों a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 और साइन ओमेगा टी कोस फाइव और प्लस कोस ओमेगा टी और साइन फाइव। ऐसा कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लो, सुनो ध्यान से। हेलो। तो y इक्वल टू, एक मिनट देख लो आप, साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन लिया तो a1 प्लस a2 कोस फाइव। इधर देख लो, साइन ओमेगा टी प्लस a2 और एक कोस ओमेगा टी, a2 कोस फाइव, a2 साइन फाइव और इंटू कितना हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो बच्चों यहाँ पर y इक्वल टू, इसको मैं कोई नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मान लूँ? कोस फाइव मान लेता हूँ। क्या मान लूँ? कैपिटल कोस फाइव मान लेता हूँ ना। कोस थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, कोस थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया a1 प्लस ए टू कोस फाइव, a1 प्लस ए टू कोस फाइव इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने? कोस थीटा बोल दिया। ठीक है, और a2 साइन फाइव इक्वल टू साइन थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी कोस थीटा प्लस a2 साइन थीटा, साइन फाइव को मैं बोल देता हूँ साइन थीटा और कोस ओमेगा टी, ऐसे कुछ बोल देता हूँ। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, कैपिटल ए कहाँ गया? ए कोस थीटा। ठीक है, कैपिटल ए। ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल ए और यहाँ पर भी कैपिटल ए। सॉरी, यहाँ चलो आगे बात समझ में किस तरीके से आ गया। अरे बोलो। तो ये मेरी रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मतलब कभी भी रिजल्ट तो मुस्कुरा क्यों रही है, क्या हुआ तेरे? देखो बच्चों, y इक्वल टू एम्पलीट्यूड आई गए, रिजल्टेंट। अब यहाँ से सवाल आया हुआ आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा बराबर आ जाएगा a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाइव। यहाँ से आ जाएगा। बस अब है ना, मैं बता रहा हूँ इंटरफेरेंस का कोई भी सवाल है ना। ठीक है, तो ये देखो तीन चार फॉर्म याद रखो ये वाली। देखो अपन ऐसे एक एक फॉर्म ये याद रखो, दूसरी फॉर्म ये याद रखो और तीसरी फॉर्म ये वाला मुद्दा रखो। ठीक है, इतनी फॉर्म याद करते ही तो कोई भी सवाल आ जाएगा बात। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो ये इस तरीके का एक सवाल है। टेन थीटा बराबर आएगा और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर और प्लस a2 स्क्वायर और प्लस से टू a1 a2 cos फाइव। टू a1 a2 कितना आ जाएगा? cos फाइव आ जाएगा। ये एम्पलीट्यूड आ गया बच्चों। तो ये बराबर रूट ऑफ समथिंग a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस टू a1 a2 और cos फाइव का रूट हो जाएगा, आ जाएगा ना। अब बच्चों बात आती है इंटेंसिटी की। अब बच्चों बात आती है इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी इक्वल टू आई इक्वल टू स्मॉल के इंटू ए स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ए कोई कांस्टेंट है, हेमंत जी। ठीक है, सही पोजीशन ले। हाँ, समझ में आया मेरी बात को? तो आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर, तो के इंटू ए वन स्क्वायर, के इंटू ए टू स्क्वायर प्लस के इंटू टू रूट ऑफ के इंटू ए वन कर देता हूँ प्लस इंटू रूट ऑफ के इंटू ए टू कह देता हूँ और कोस फाइव कह देता हूँ, ऐसा कुछ कह दो। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, रूट के हो जाएगा ना। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो आई वन बराबर, अब रूट के इंटू ए वन का स्क्वायर ही तो है ये। अरे रूट के इंटू ए वन का स्क्वायर ही तो है प्लस रूट के इंटू ए टू का स्क्वायर ही तो है प्लस रूट के इंटू ए वन और रूट के इंटू ए टू। ठीक है, और एक कोस पाई, ऐसा ही तो कुछ है। तो इसको मैं, इसका मतलब ये लिख सकता हूँ आई वन
I1 लिख दूं क्या, और I2 लिख दूं ये, और प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 और कोस फाइव। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? बस हो गया तो ठीक है। अब ये कुछ भी काम करते रहो, ये इतना ही काम है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये अब एक इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है इंटरफेरेंस। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक क्या होता है डिस्ट्रक्टिव। एक क्या होता है बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। और एक क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना था। ठीक है, तो अब आपको देखो बहुत ही अच्छा मुद्दा बता देता हूँ, यहाँ नोट देखिए। टाइम डिफरेंस दे दे, फेज डिफरेंस दे दे, कुछ भी दे दे एनिमल, ठीक है। तो फेज डिफरेंस देखो बच्चों, फेज डिफरेंस में 2 पाई का भाग दे दो इक्वल टू, ठीक है, पार्ट डिफरेंस बाय लेमडा कर दो। पार्ट डिफरेंस दूरी होती है, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस में वेवलेंथ का भाग दे दो, टाइम डिफरेंस में टाइम का भाग दे दो। टाइम डिफरेंस इक्वल टू कैपिटल टी। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। इनके बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? अब बताओ यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो इसका मतलब ये हो गया आई अपॉन 2 पाई, आई अपॉन 2 पाई इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस को किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा अपॉन लेमडा, ठीक है, डेल्टा अपॉन लेमडा, और इक्वल टू टाइम। टाइम को डेल्टा टी लिख दो, स्मॉल डेल्टा टी लिख दो, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। ये अगर रिलेशन याद है तो कोई भी सवाल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आपको यही याद रखना है। समझ में आ गया यहाँ पर? अरे बोलो। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए एक चीज लिख दो बच्चों, मैं तो एक ही याद रखता हूँ, फाइव बराबर 2n पाई होता है। फाइव बराबर क्या होता है? 2n पाई। अब पार्ट डिफरेंस तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। यहाँ पर n का वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट आ जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा? 2n+1 इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। फाइव का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2n+1 इंटू पाई आ जाएगा। फाइव बराबर 2n+1 इंटू पाई आ जाएगा। n बराबर 0 1 2 3 समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से अपने आप ही आ गया, देखो यहाँ से फाई का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, मेरे को तो फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा अपॉन लेमडा वाला काम करना है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, फाई का वैल्यू आ गया 2n पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई बराबर डेल्टा बराबर लेमडा। तो डेल्टा बराबर आ गया एन। डेल्टा बराबर कितना हो गया? एन लेमडा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा अपॉन लेमडा। तो फाई की जगह आ जाएगा 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इक्वल टू डेल्टा अपॉन लेमडा। तो डेल्टा बराबर 2n+1 इंटू, सॉरी, n+1/2 इंटू लेमडा। ठीक है, टाइम डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो टाइम डिफरेंस भी निकाल ही देंगे। समझ में आ गया मेरी बात को? बस एक तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको बताइए मिनिमम मैक्सिमम जो भी है वो तो आपको पता है, A1 बराबर A2 बराबर है वो जीरो कर दो, ठीक है। मिनिमम आता है, मैक्सिमम आता है, ठीक है। और ये टोटल एनर्जी इसके अंदर क्या होता है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता ही है, अरे होता है ना, ठीक है। ये सब बातें हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर, ये इतनी सब बातें हैं अगर एम्पलीट्यूड का बराबर कहे, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए आपको, ये देखिए एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर आया, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव चल रहा है क्या मामला? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में देख लेते हैं एक बार। ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं ए बराबर कितना था? ए बराबर A1+A2 का स्क्वायर कर दूं क्या? क्योंकि cos 2n पाई का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो A1+A2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अरे आया कि नहीं आया बताओ तो, ठीक है। और उसका कितना आ जाएगा? आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी का रूट ऑफ I1 और प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? ए बराबर A1-A2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा बच्चों? रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब अगर ऑब्वियस सी बात है बच्चों, A1 बराबर A2, अगर मैं ए ले लूं तो ए बराबर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4a² आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम आ जाएगा ना। और आई बराबर भी कितना हो जाएगा? आई बराबर भी कितना हो जाएगा? 2i। 4i नहीं आएगा, 4i0 कह देता हूँ, 4i0, ठीक है। समझ में आ गया? तो रूट ऑफ I1, सॉरी, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 कह देता हूँ, ठीक है, जो भी है के स्क्वायर समथिंग कुछ। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, और यहाँ क्या आ जाएगा?
अगर A1 बराबर A2 बराबर 0 लिया है तो A बराबर 0 आ जाएगा, और इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन का फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक दिन बताया था आपको कि ये ग्राफ है इंटेंसिटी का और क्या नाम है, एम्पलीट्यूड का है। वैसे ग्राफ सॉरी वेवलेंथ का कह सकते हो, फाई का कह सकते हो, फाई बराबर 2n पाई। ठीक है, इस तरीके के। तो अब यहाँ पर देखो, 0 के ऊपर मैक्सिमम, वो जो आपके आया हुआ सवाल है वो है कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखिए वो इंटरफेरेंस का था। वो किसका था, इंटरफेरेंस का था। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी का कंजर्वेशन का फॉलो हो रहा है। यहाँ पर अगर ये 4i0 मैक्सिमम आया, यहाँ 0 आया, ये देखिए यहाँ पर 0 आया, यहाँ 0 आया। अब ये बिल्कुल ऐसे सेम चलते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी इसके अंदर। समझ में आ गया। ठीक है, कहीं पर भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो ग्राफ था आपका वो किसका था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था। समझ में आ गया। ठीक है, या इंटरफेरेंस पैटर्न का बोल सकते हो आप। ठीक है, वो सिंगल स्लिट का नहीं। समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ तक कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई है बच्चों। अब इसके अंदर दो बातें हो लिख लो बस, ज्यादा इंटरफेरेंस हो गया है। ठीक है, एक एवरेज इंटेंसिटी। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम तो समझ में आ गया। आई, ये आई मैक्सिमम का ही वैल्यू है। ये किसका है, आई मैक्सिमम का, ये मैक्सिमम का, ये मिनिमम का, ये आई मिनिमम का है। अरे बोलो, मिनिमम और लगा दूं क्या। देखो, आई मिनिमम है, आई मिनिमम है, ए मिनिमम है, ए मिनिमम है, और ए मैक्सिमम है। ठीक है, और आई क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आए यहाँ पर। तो ये इस तरीके की चीजें हुई। तो इसका मतलब ये हो गया, एक एवरेज इंटेंसिटी पूछ ले तो आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, और डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 होता है। डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2 होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो आई एवरेज बराबर, तो अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बना, √/(1) प्लस √/(2) का स्क्वायर बना ना, और ये क्या बना, √/(1) माइनस √/(2) का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बना। अब होल स्क्वायर ओपन कर दो। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा आपका, i1 प्लस i2 आ जाएगा। आएगा आएगा। और इसका मतलब अगर के को बराबर मान लो तो इसका मतलब ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि i1 बराबर के इंटू ए वन स्क्वायर है। अरे है ना। ठीक है बच्चों, एक तो यही ध्यान रखना है आपको। तीसरा पॉइंट देखिए इंटेंसिटी के अंदर, इतना याद रख लीजिए, सवाल हो जाएंगे सारे के साथ, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगला, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट इनटू, देखिए इंटेंसिटी जो होता है स्लिट का अगर कुछ टक्कर दे दे, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड द स्क्वायर, ये होता है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यहाँ से सवाल आ जाएगा विड्थ ऑफ द स्लिट का कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा i1/i2 प्रोपोर्शनल टू ω1/ω2 प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। यहाँ से एक सवाल आ ही जाता है कई बार। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, अरे कर लोगे ना। एक ये देखिए बच्चों, एक ये वाला, अगला चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इंटेंसिटी का आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो दे देते हैं कई बार, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू √/(i1) प्लस √/(i2) का स्क्वायर, √/(i1) माइनस √/(i2) का स्क्वायर होता है। स्क्वायर कर दो सीधा ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर i1/i2 का वैल्यू इन्होंने अल्फा दे रखा है, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई i1/i2 का रूट -1 और का स्क्वायर। अगर आपको i1/i2 का वैल्यू इन्होंने अल्फा के बराबर दे रखा है, ठीक है, इन्होंने किसके बराबर दे रखा है, अल्फा के बराबर अगर दे रखा है आपको, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू α+1 डिवाइडेड बाई √/α -1 का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको i1/i2 का वैल्यू क्या दे रखा है, इन्होंने अल्फा दे रखा है। इस तरीके का भी एक सवाल आता है। ठीक है, और अब आपको बताइए बच्चों, एम्पलीट्यूड का भी अगर कर दो सीधा, अगर मैं करूँ तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू ये होता है ही, होता है ना। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, a1+a2 डिवाइडेड बाई a1 - a2 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं ना। ठीक है, दैट इज
ए मैक्सिमम का स्क्वायर और अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है, तो आई मिनिमम है तो ए मिनिमम का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए मैक्सिमम का स्क्वायर। ए मिनिमम का वैल्यू ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर, ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर। यहाँ से सवाल तो आना इनका तय है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और यही गलत करके आ जाओ तो बाद में मत उम्मीद किया कर बड़ी बड़ी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर। ठीक है, एक फ्रिंज विजिबिलिटी का सवाल आता है। ठीक है, पांचवा, फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज कौन सी विजिबल होगी, ठीक है, या नहीं होगी, फ्रिंज विजिबिलिटी का सवाल आता है बच्चों यहाँ पर। तो फ्रिंज विजिबिलिटी इक्वल टू वी बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इंटू 100%। ये कौन सी विजिबल होगी, कौन सी विजिबल नहीं होगी, तो यहाँ से सवाल आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, समझ में आ गया। तो आई मिनिमम अगर जीरो है तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी जी। आई मिनिमम अगर आपका जीरो है बच्चों, आई मिनिमम, तो फ्रिंज विजिबिलिटी इक्वल टू मैक्स, ये मैक्सिमम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बस। ठीक है, यहां से सवाल आना है, तय है। अब अपना आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये कर लो बच्चों, हो गया। ये आपका इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस के ऊपर सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया समझ में, 2 ही मिनट में आ गया ना सवाल समझ में। इसके अंदर फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, इतनी कॉमन सेंस भगवान ने दिया है अपने को, आपको तो दिया ही होगा, पेट में नहीं होगा, आपको क्या करना। जल्दी से लिख लो। मजा आया कि नहीं आया।